हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का हमारे छोटे से और प्यारे से यूट्यूब चैनल वन शॉर्ट्स पे। और अपना जो चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं वो है यूनिट्स एंड डायमेंशंस। आज अगर हम बात करें यूनिट्स एंड डायमेंशंस की, तो सबसे जो पहला टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। अगर हम बात करें कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स की, तो पिछले लेक्चर में भी हमने इसको डिस्कस किया था। पर कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स जो पिछले लेक्चर में डिस्कस हुआ था, वहां पे जो यूनिट्स थी वो फंडामेंटल यूनिट्स थी। यानी हमने सीखा था कि फंडामेंटल यूनिट्स का कन्वर्जन किस तरीके से होता है। ठीक है, हमने एक ट्रिक पे भी बात की हुई थी। लेकिन आज जो हम यूनिट्स का कन्वर्जन करेंगे, उनमें जो यूनिट्स हमारी सेंटर में रहेंगी वो डेराइव्ड यूनिट्स। हम सीखेंगे कि डाइन क्या होता है, हम सीखेंगे कि एक फोर्स इज इक्वल्स टू कितने डाइन, हम सीखेंगे एक जूल इज इक्वल्स टू कितने अर्ग। ठीक है, तो अर्ग क्या होता है, डाइन क्या होता है, ये सारी चीजों पे बात करेंगे। दूसरा टॉपिक जो इसी लेक्चर का रहेगा वो रहेगा डायमेंशंस क्या होती हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना सीखेंगे फिजिकल क्वांटिटी का। डायमेंशंस और डायमेंशनल फॉर्मूला किस तरीके से आपस में डिफरेंट होते हैं, इस पर भी बात करेंगे। और जो तीसरा टॉपिक इसी लेक्चर का रहने वाला है वो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। मतलब हम तीसरे टॉपिक पे जब तक पहुंचेंगे तब तक हम फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में भी पढ़ चुके होंगे, यूनिट्स के बारे में भी पढ़ चुके होंगे और डायमेंशंस के बारे में भी पढ़ चुके होंगे। और वो जो पॉइंट्स हैं वो इन्हीं तीनों पॉइंट से रिलेटेड हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, तो अपने लोग यहाँ पे थे कि अपने लोग कर पढ़ रहे थे कन्वर्जन। अरे पहले थोड़ा इधर पे तो आओ। कन्वर्जन ऑफ यूनिट इन वन सिस्टम ऑफ मेजरमेंट इनटू अनदर। क्लियर हो गया? कन्वर्जन ऑफ यूनिट इन वन सिस्टम ऑफ मेजरमेंट टू अनदर। ठीक है, ये कर रहे थे। लेकिन एक चीज देखो, हमने सबसे पहले क्या सीखा था। ठीक है, अब देखो समझते जा रहा। हमने सबसे पहले सीखा था 5 kg इज इक्वल्स टू कितने ग्राम। यही तो कर रहे थे, सबसे पहला जो बेसिक क्वेश्चन था अपना। ठीक है, या फिर हम बोले कि 5 ग्राम इज इक्वल्स टू कितने केजी। आज भाई साहब हम पूरा खत्म करेंगे, चाहे 6 बज जाए। मतलब समझ रहे हो ना कि एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस पूरा ओके जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन विद क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन आए हुए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ठीक है, तो टाइम लगेगा थोड़ा सा, आज लग सकता है, वैसे हमें पता नहीं कितना टाइम लगेगा। अब देखो करके देखते हैं कितना टाइम लगता है। अब देखो 5 kg इज इक्वल टू कितने ग्राम, ये क्वेश्चन था हमारा। हमने तुम्हें सबसे पहला जो मेथड बताया था वो क्या बताया था। देखो, कोई भी जो फिजिकल क्वांटिटी होती है उसके पास दो चीजें होती है, एक एन वैल्यू और एक यूनिट। बताया था कि जैसे किसी भी चीज का मास अगर तुम मेजर करो तो तुम बोलते हो 10 kg, और 10 kg में जो 10 है ये होता है एन, और जो केजी वर्ड यूज करते हो वो होती है यूनिट। क्लियर हो गया? हाँ, वो नंबर बोल लो। ठीक है, अब होगा क्या देखो समझना, यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के पास दो चीजें हमेशा हैं। होता क्या है कि जब हम ये कन्वर्जन करते हैं, यूनिट्स का कन्वर्जन करते हैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। देखो इस वाले को अगर देखो तो यहाँ पे जो केजी है वो एमकेएस सिस्टम में है। सोचो, केजी यूनिट है मास की, कौन से सिस्टम में, एमकेएस में। और हमसे बोला जा रहा है इसको ग्राम में बदलो, और ग्राम यूनिट है मास की सीजीएस सिस्टम में। तो एक तरीके से तुम एमकेएस सिस्टम से किसमें जा रहे हो, सीजीएस सिस्टम में जा रहे हो, नहीं जा रहे हो। अब देखो तुमने क्या करा, हमने तुमसे बोला था कि जब भी ये कन्वर्जन होगा तो एक चीज हमेशा सेम रहेगी, एन इंटू यू। बोला था कि एन इंटू यू सेम रहता है इस कन्वर्जन में है। अब देखो हमने बोला तुमसे कन्वर्ट करो, तुमने बोला इस केस में एन की वैल्यू, ये पहला केस है ये दूसरा केस है, दोनों में एन इंटू यू सेम रहना है। हमने तुमसे बोला कि बताओ मतलब एन की वैल्यू पहले केस के लिए 5 और यूनिट क्या थी, इज इक्वल्स टू, इस वाले केस में देख लो, इसमें एन की वैल्यू एन ले ली और इंटू ग्राम। फिर हमने बोला क्या कि 5 इंटू के जी, और के जी को हमने लिखा था 10 टू द पावर 3 ग्राम इज इक्वल्स टू एन इंटू ग्राम। और ग्राम से ग्राम कैंसिल, तो एन की वैल्यू में मिल गई थी। यही कर रहे थे, सबसे पहले तरीका आपने यही सीखा था, और यही वो तरीका है जो तुम n1 करते हो। भाई तुम क्या करते हो ये बता, ये क्या है, जैसे तुम इसको बोल लो n1 u1 इज इक्वल्स टू n2 u2, ये हमने वहीं से बता दिया। फिर तुम n2 की वैल्यू निकालोगे, u1 बाई u2 उधर चला जाएगा। कुछ नहीं था वो नया, इसे पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी, इसलिए हमने तुम्हें ये मेथड बताया और निकालना सिखा दिया। ठीक, और बताया क्यों नहीं वो, क्योंकि अपने लोग तो वो वाला मेथड यूज करेंगे, ट्रिक वाला, वो वाला याद है तुम्हें, कैसे ऊपर नीचे रख के कन्वर्ट।
अच्छा, जब ये अब तुम एक चीज तुमने ध्यान नहीं दिया, ध्यान ये देना था कि जब तुम ये पढ़ रहे थे कन्वर्जन, तुमने एक्चुअल में पढ़ा पता क्या, तुमने एक्चुअल में ये टॉपिक पढ़ा था फंडामेंटल यूनिट का कन्वर्जन पढ़ा। देखो ना, केजी फंडामेंटल है, ग्राम फंडामेंटल है, बस सिस्टम का डिफरेंस है। अब जो तुम करोगे वो क्या करोगे, डिराइव्ड यूनिट्स का कन्वर्जन। क्लियर आ गया, समझ में आ रहा कि अब करने क्या वाले हैं भाई। अपने लोगों ने मीटर सेंटीमीटर खेला, मीटर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे, मीटर भी क्या है फंडामेंटल, सेंटीमीटर क्या है फंडामेंटल, वो भी कन्वर्जन उसी में तो था। अब जो बात आती है वो कौन सी है, फंडामेंटल यूनिट कैसे कन्वर्ट होती है एक दूसरे में, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। अब देखो, जैसे हम एक क्वेश्चन लिखेंगे 5, ठीक है, और हम लिखते हैं केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितने ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो समझ में आ रहा है ये किसकी यूनिट है, फोर्स की यूनिट है ये। अच्छा, ये यूनिट है कौन से सिस्टम में, एमकेएस में। ये सिस्टम है किसकी, ये यूनिट है किसकी, फोर्स की यूनिट है। और किसमें, अब समझना, जब तुम क्या कर रहे हो, इसका कन्वर्जन इसमें कर रहे हो, मतलब इस बार तुम कन्वर्ट कर रहे हो डिराइव्ड यूनिट, ये डिराइव्ड होती है, ठीक है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, एमकेएस टू सीजीएस। अच्छा, एक चीज पढ़ ली, बताई थी हमने कि ये जो पूरा होता है इसी को बोलते हैं न्यूटन, बोला था, केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। न्यूटन फोर्स की यूनिट है एमकेएस में। इसी तरीके से एक पढ़ी थी डाइन, एक पढ़ा था डाइन, और एक रिलेशन पढ़ा था, एक न्यूटन इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 5 डाइन, पढ़ा था। आप समझ में देखो, अभी ये प्रूफ करके दिखाते हैं। हमने बोला 5 ये न्यूटन और ये हो गया डाइन, ठीक है, यानी कि अब हमें क्या करना है, न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना सीखना है एक तरीके से। अब देखो कैसे होता है। सबसे पहले पता क्या करोगे, 5 उठाओगे और केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो, अगर तुम्हें ये लेके आना है तो तुम्हें करना पता क्या, असल में केजी की जगह पे ग्राम लेके आना है, मीटर की जगह पे सेंटीमीटर लेके आना है। अगर इतना खेल गए मतलब काम खत्म, कन्वर्जन हो जाएगा। अब देखो, केजी की जगह पे अगर हम तुमसे कहें ग्राम, तो तुम क्या करोगे, 10 टू द पावर 3 ग्राम लगाओगे। कुछ नया करा क्या, इसको कन्वर्ट करना शुरू करा, केजी की जगह पे क्या लगाओगे, ग्राम। तो केजी की जगह पे ग्राम लगाने के लिए 10 टू द पावर 3 ग्राम लगाओगे। तो अगर मीटर की जगह पे सेंटीमीटर लगाने के लिए बोल दे तो क्लियर, और अपॉन में क्या आ जाएगा, सेकेंड। अब तुम खुद देखो, ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर चेंज हो चुका है ये इसमें, और वैल्यू क्या आने वाली है, 5 इंटू 10 टू द पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर, और इसको ही हम क्या बोलते हैं, डाइन। लो, क्लियर, यानी कि जब तुम 5 न्यूटन को इसमें बदलोगे तो तुम क्या लिखोगे, 5 इंटू 10 टू द पावर 5 डाइन। इसी तरीके से हो जाता है, अगर हम 1 न्यूटन की बात करें तो 5 नीचे चला जाएगा, मतलब 10 टू द पावर 5 डाइन। क्लियर हो गया। अब एक चीज हम लिखें, अब वो चीज तुम्हें याद रखना है, ठीक है, समझ में आ गया ना कैसे ये आया 1 न्यूटन। भाई अगर हम यहाँ पे कहते तुमसे कि ऐसा करो, तुम 1 को कन्वर्ट करो, और 1 को कन्वर्ट करने का मतलब 1 न्यूटन, और 1 को कन्वर्ट मतलब 5 हटाते चले जाओ हर जगह से, और 5 यहां से भी हट जाएगा तो 10 टू द पावर 5 डाइन आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब एक चीज लिखेंगे, देखो वो चीज क्लियर होना चाहिए, जल्दी जल्दी चल रहे हैं ना, चल इसलिए रहे हैं क्योंकि चीज वो मतलब है, बेसिक है, बस थोड़ा थोड़ा बता देना है कि हाँ ऐसे भी है। देखो, जैसे अगर हम तुमसे कहें कि एक तरफ हमने लिखा 1 न्यूटन, ठीक है, और दूसरी तरफ हमने लिखा 10 टू द पावर 5 डाइन, ठीक। एक तो तुम्हें ये रिलेशन याद रखना है कि 1 न्यूटन जो है वो 10 टू द, अच्छा इसमें न्यूटन बड़ा है कि डाइन बड़ा है, न्यूटन बड़ा है कि डाइन बड़ा है, न्यूटन बड़ा है। पता कैसे भाई, डाइन में जब 10 की पावर 5 का मल्टीप्लाई हुआ तब 1 न्यूटन के बराबर आ पाया। इसकी औकात क्या थी, इसके बराबर हो जाए। भाई जब इसने इसका सपोर्ट लिया, इसके मल्टीप्लीकेशन का, तभी तो 1 न्यूटन के इक्वल हो पाया। तो कौन बड़ा है, न्यूटन, ना कि डाइन। डाइन छोटी यूनिट है। अच्छा अब आ जाओ, और ये यूनिट है, ये तो तुम्हें पता ही है। जैसे अगर हम कहें न्यूटन किसकी यूनिट है,
फोर्स की कौन से सिस्टम में? एम्पियर सिस्टम में। अगर हम कहें डाइन किसकी यूनिट है? फोर्स की कौन से सिस्टम में? सीजीएस सिस्टम में। क्लियर? एक न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। तुम्हें पता होना चाहिए न्यूटन की जगह पे एक वर्ड और आ सकता है और वो वर्ड है केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, और ऐसे ही डाइन की जगह पे एक और वर्ड आ सकता है ग्राम पर। क्लियर? यानी कि एक जो ये है उसके आगे देखते। क्लियर हो चुकी चीज? और ये तुमने पढ़ा क्या? कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। कौन सी यूनिट? डिराइव्ड यूनिट। ये डिराइव्ड है, वो केजी एजी फंडामेंटल थी। और किसमें? वन सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, एमकेएस से सीजीएस में। एक कहानी केस समझ में आ गया? अच्छा, अब आ जाओ जरा एक और केस। ऐसा ये याद रखना है, एक और याद रखना है। देखो, अगर हम तुमसे कहें एक, अब देखना, केजी इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, किसकी यूनिट है? किसकी यूनिट है? वर्क की। वर्क क्या होता है? एफएस। अभी यदि ध्यान रखो, एक्चुअल में एफएस नहीं होता है। एक्चुअल में जो वर्क का फॉर्मूला होता है वो होता है एफ वेक्टर डॉट एफ वेक्टर, ये। और इसमें अभी तुम्हें समझ में नहीं, डी नहीं, अरे डी तो डिस्टेंस होती है, एस डिस्प्लेसमेंट होता है। समझ में आ गया? डी जो लिखते हो ना वो होती है डिस्टेंस, और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बहुत बड़ा अंतर है। बड़ा है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है? ये नहीं, ये तो रटी हुई चीज है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर में एक लॉजिकल बताओ। लॉजिकल का मतलब ये कि अगर हम तुमसे कहें कि डिस्टेंस बड़ी होती है कि डिस्प्लेसमेंट, क्यों? देखो क्लियर कर दें सारी चीजें। एक पॉइंट है ए, अब सुनो, ध्यान से सुन लो। देखो सुनना बहुत जरूरी है। एक पहले सुन लो, फिर जब जिस दिन हम टेस्ट लें वहां तुम जितना चाहे अपनी नॉलेज दिखाइए उसके अंदर, ठीक है? पहले सुन लो ए और उसके बाद बी, ये दो पॉइंट है, ठीक है? डिस्टेंस होती है पाथ ऑफ लेंथ। पाथ ऑफ लेंथ मतलब कोई बंदा ए से बी पे गया, उसने कितनी लेंथ कवर करी, दैट इज डिस्टेंस। क्लियर हो रही है? अच्छा, तो ये डिस्टेंस है कि नहीं है? है, मानते हो? अगर हम कहें कि ए से बी पे गया और पाथ ये रहा, पहले ऐसे, पहला तरीका ये था, दूसरा तरीका ऐसे गया, वो डिस्टेंस है कि नहीं है? भाई डिस्टेंस होती है पाथ ऑफ लेंथ। इस लेंथ, इस इतनी लेंथ कैलकुलेट कर लो, वो भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, ठीक है? और अगर बंदा ऐसे ना जाके लो ऐसे गया ए से बी पे, ये भी क्या है? डिस्टेंस। डिस्टेंस पाथ ऑफ लेंथ, भाई इसका लेंथ। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट जो है, यानी कि तुम देखोगे इस केस में जब बंदा ए से बी जा रहा है तो डिस्टेंस तो कई सारी हो सकती है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमेशा सिंगल होता है। डिस्प्लेसमेंट होता है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब ए से बी तक वो जब वो जाता है तो वो शॉर्टेस्ट उसका पाथ क्या है? शॉर्टेस्ट पाथ तो यही रहेगा। तो यानी कि ये जो चीज है ना, ये डिस्टेंस भी है और बाकी सब क्या है? डिस्टेंस। तो अब एक चीज आती है कि अगर हम तुमसे कहें डिस्टेंस, तो डिस्टेंस या तो डिस्प्लेसमेंट से बड़ी होगी या तो उसके इक्वल होगी। समझ में आ गया? इक्वल कौन से केस में? इसमें, और बाकी सब में बड़ी रहेगी। और डिस्प्लेसमेंट तो यही है ना। अब क्लियर हो चुका है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो जो एफ होता है ना वो डिस्प्लेसमेंट होता है और डी जो होता है ना वो डिस्टेंस होता है। क्लियर हो गया? कहानी क्लियर? अब आ जाओ, वर्क W इज इक्वल टू एफ एस। नॉर्मली हम अभी तुम्हें डॉट का मतलब नहीं समझ में आएगा, कहीं पे तुम्हें डॉट, जैसे कल इन्होंने टॉर्क का करा तो तुमने लिखा था टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू R क्रॉस एफ, ऐसे करके लिखा था, ध्यान हो तो ये जो चीज है ना, अच्छा इसका मतलब हम तुम्हें बता चुके हैं। जो ये साइन है, हमने बोला था ना जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं उनके जब हम दिखाते हैं तो उनके ऊपर एक साइन लगा देते हैं इस तरीके का। क्लियर? तो क्रॉस और डॉट अभी तुम्हें नहीं मालूम, क्रॉस क्या है, डॉट क्या है, ये चीजें आएंगी जब हम पढ़ेंगे भाई स्केलर वेक्टर पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये एक तरीके से मल्टीप्लीकेशन होता है, ये जो निकालते हो ना एक तरीके से मल्टीप्लीकेशन होता है। अभी इतना समझ लो, ठीक है? तो W होता है एफ एस, तो F क्या होता है भाई? kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और F क्या होता है? मीटर। समझ में आ गया? kg मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड, ये किसकी यूनिट है?
कौन से सिस्टम में? एमकेएस में, क्योंकि देखो जैसे केजी जो है वो मास की यूनिट होती है ना एमकेएस में, मीटर भी एमकेएस में, तो यानी कि ये जो है ये यूनिट है वर्क की, और वर्क की कौन से सिस्टम में यूनिट है ये? अब हमने तुमसे कहा कि इसे कन्वर्ट करो इसमें, किसमें? ये लो, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, हमने बोला इसको इसमें कन्वर्ट करिए। ये क्या है, किसकी यूनिट है? ये वर्क की तो यूनिट है भाई, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, ये भी वर्क की यूनिट है, क्योंकि देखो ये जो चीज आएगी ना ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो हो जाएगा फोर्स, एक और सेंटीमीटर तो वो हो जाएगा लेंथ, ठीक है। तो ये भी यूनिट है फोर्स की, अरे वर्क की, और कौन से सिस्टम में? क्लियर हो रहा ना? और हम तुमसे क्या बोल रहे हैं कि एमकेएस टू सीजीएस में जाओ, तो हम क्या कर रहे हैं? कन्वर्जन ऑफ यूनिट। कौन सी यूनिट? डिराइव्ड, ये भी डिराइव्ड यूनिट है, फंडामेंटल तो नहीं है, ये तो कोई ये तो नहीं सोच रहा है कि ये फंडामेंटल है, डिराइव्ड है। तो हम क्या कर रहे हैं? कन्वर्जन कर रहे हैं डिराइव्ड यूनिट्स का एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। टॉपिक समझ में आ रहा है ना कि हम कर क्या रहे हैं? अच्छा, अब हमने चलो तरीका क्या है कि हमें सबसे पहले केजी को हटाना है, ग्राम लगाना है। केजी को हटाने के लिए ग्राम कितने लगाओगे तुम? 10 की पावर 3 ग्राम लगाओगे यहाँ पे। अच्छा, मीटर स्क्वायर की जगह पे क्या लेके आना है? अब जरा हमें बताएगा कोई, 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू कितने सेंटीमीटर स्क्वायर? ये समझ में आ रहा है कैसे हुआ? 10 की पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये कैसे हुआ? देखो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 10 टू दी पावर 2 सेंटीमीटर। क्लियर है? देखो क्या होता है कि ये इक्वेशन का लॉ, एक नियम है, जो भी समीकरण होते हैं उनका एक लॉ होता है कि अगर हम क्या करें उसके आरएचएस का स्क्वायर करें तो इक्वल करने के लिए तुम्हें उसके एलएचएस का भी स्क्वायर, उल्टा लिख दिया अपने लोगों ने, आरएचएस इधर है और एलएचएस इधर है। तो अगर हम मतलब किसी एक का भी स्क्वायर करें तो उसको दूसरे का भी करना पड़ेगा इक्वल करने के लिए। इसका स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 1 मीटर स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 10 टू दी पावर 4। भाई 10 टू दी पावर 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो समझ में आ गया ये कैसे बोला है इन्होंने? 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 टू दी पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, तो ये डिराइव्ड यूनिट है क्या? फंडामेंटल में आ रहा है? वर्क किस में आता है? डिराइव्ड डीपीक्यू में आता है, और जो डीपीक्यू की यूनिट होती है वो डीयू में होती है। ठीक है, ठीक। अब आ जाओ जरा, एक मतलब अभी सुनो, ये मीटर स्क्वायर की जगह पे हमें क्या लगाना था? तो हमें कितने सेंटीमीटर स्क्वायर लगाना है? और सेकेंड स्क्वायर तो दोनों में से है, सेकेंड को तो कन्वर्ट नहीं करना तुम्हें, अपॉन सेकेंड स्क्वायर। कैलकुलेट करोगे तो निकल के आएगा 10 की पावर 7 ग्राम, 4 और 3 7 हो गया ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन, कन्वर्ट हो गया। यानी यहां पे क्या रखे हम? 10 टू दी पावर। क्लियर हो गया? अब एक और चीज लिखे, जिस तरीके से फोर्स का लिखा था वैसे लिखे। देखो जैसे अगर हम कहें कि एक, अच्छा वो जूल के इक्वल होता है, अरे जैसे वर्क का तुमने बोला था एम के सिस्टम में यूनिट क्या होती है वो वर्क की, तो हमने तुमसे बोला था ना कि ये होती है, रुको तो ग्राम, अरे केजी इनटू मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, यही तो यूनिट थी फोर्स की एम के सिस्टम में, यही होती है वर्क की यूनिट जो होती है, इसको ही हम बोलते हैं जूल। क्लियर हो रहा है? और जो दूसरी वाली लिखी था ना ग्राम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, यही होती है अर्ग। क्लियर हो रहा है? जैसे न्यूटन फोर्स के केस में डाइन और न्यूटन थे, ऐसे यहाँ पे जूल और अर्ग। मतलब सुनना, अगर हम लिखें 1 जूल इज इक्वल्स टू 10 टू दी पावर 7 अर्ग, तो तुम क्या मानते हो ये सही लिखा हमने? सही लिखा हमने, ये बिल्कुल सही लिखा। क्यों पता है? जूल यूनिट है वर्क की, किसमें? एमकेएस सिस्टम में। और अर्ग भी यूनिट है वर्क की सीजीएस सिस्टम में। देखा था? और एमकेएस टू सीजीएस में जब कन्वर्ट करते हैं तो यही तो रिलेशन आएगा भाई। जूल का दूसरा नाम क्या है? जूल का दूसरा नाम यही तो है, केजी।
और अर्ग का दूसरा नाम क्या है? अरे यार इसे सेकेंड स्क्वायर लिखो। क्लियर? इसके बीच में 10⁻7। तो अब हम पूछे जूल बड़ा है कि अर्ग? क्यों बड़ा है पता है? क्योंकि अर्ग में जब इतने का मल्टीप्लाई करते हैं तब वो 1 जूल के इक्वल होता है, तो जूल बड़ा हो गया। क्लियर? ये टॉपिक खत्म हो गया। कन्वर्जन ऑफ डेराइव्ड यूनिट्स इन वन सिस्टम ऑफ मेजरमेंट इनटू एन ऑर्डर। क्लियर हो गया? ये दो चीजें तो चाहो लिख सकते हो। ये जो इन्फॉर्मेशन है ना इतनी, ऐसे ही फोर्स की लिखना कि जैसे 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन वाली। देखो हमने लिखा 2 kg इंटू मीटर पर सेकेंड। इसको कन्वर्ट करो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड करो। अच्छा ये किसकी यूनिट है? केजी मीटर पर सेकेंड। मोमेंटम। अरे ऐसे ध्यान रखा करो ना, केजी होता है एम और मीटर पर सेकंड होता है वी, और एम भी क्या होता है? मोमेंटम। और वही चीज है, ये जो केजी मीटर पर सेकंड है ये मोमेंटम की यूनिट है। कौन से सिस्टम में? एमकेएस में। और ये भी मोमेंटम की यूनिट है। कौन सा सिस्टम? सीरीज में। हम तुमसे पूछ रहे हैं एमकेएस टू सीरीज में कन्वर्ट करो। हो गया? इसमें तो पेन भी नहीं चलाना है, ऐसे ही बता देना। देखो अब कैसे बिना पेन चलाए। केजी को ग्राम में बदलना है, मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है। केजी को ग्राम में बदलने के लिए 10 की पावर 2 चाहिए, 10 की पावर 3 चाहिए, और मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए तो 2 इंटू 10⁵5। ये क्लियर हो गया? अब तो कन्वर्जन हो जाएगा ना? क्या नहीं क्वेश्चन पूछो तो क्या मतलब इधर नहीं चाहिए? मतलब तुम ये बोलो ना उल्टे वाले, ऐसे बोल रहे हो कि उल्टे वाले ये हो गए तो उल्टे वाले हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? कि वो अलग से ले? किसको? मतलब ऐसा मतलब करो कैसे भी, आंसर यही आना चाहिए। 2 × 10 की पावर 5। आंसर कुछ और आएगा तो गड़बड़ है, समझ रहे हो? किसी भी करो, वो नहीं पूछता तुमसे कि तुम कैसे करते हो चीजें। अब ये तो घर के लोगों ने ऐसा तरीका हो गया ना, वैसे सही से करोगे तो वैसा ही है कि पहले केजी को ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो लिखोगे 2 × 10⁻³ ग्राम, फिर मीटर को सेंटीमीटर में बदलोगे और फिर तुम देखोगे कि ये जो है अपने आप आ जाएगा। है चलो जो सेकेंड चैप्टर मैथ में अब आओ जरा। देखो 2 चीजें होती हैं, एक होता है डायमेंशन, एक होता है डायमेंशनल ना फॉर्मूला। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। कुछ भी ऐसा सुना नहीं है? फोर्स की डायमेंशन mLT-2 ऐसे करके कुछ सुनी है? तो वो फोर्स की डायमेंशन नहीं है, वो डायमेंशनल फॉर्मूला है फोर्स का। डायमेंशन चीज होती है अलग, समझ में आया? डायमेंशन अलग चीज है। क्या है अभी सीखेंगे। देखो यानी 2 चीजें होती हैं, एक होता है डायमेंशन और एक होती है डायमेंशनल फॉर्मूला। और डायमेंशनल फॉर्मूला अपने लोग पहले पढ़ेंगे, ये पहले पढ़ेंगे। मतलब पहले, अच्छा अभी तक अपने लोगों की अप्रोच क्या थी? अपने लोग पढ़ते सबसे पहले आपने देखा ना फिजिकल क्वांटिटी, दूसरा आपने देखा था यूनिट। अपने लोग सबसे पहले ये बात कर रहे थे कि फिजिकल क्वांटिटी की फिजिक्स के अंदर क्या जरूरत है। सबसे पहले यही चीज बताई हमने। जब हमने यूनिट पढ़ी तो हमने बोला था कि यूनिट की फिजिक्स के अंदर क्या जरूरत है, दूसरी चीज। ठीक, अब यहाँ पे थोड़ा सा चीज उल्टी है। यहाँ पे हम पढ़ पहले लेंगे कि क्या है ये डायमेंशन, क्या है डायमेंशनल फॉर्मूला, क्या है इसका फिजिक्स में यूज, क्या है ये अपन लोग पढ़ेंगे लास्ट में। और ये जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। मतलब जो तुमने किसी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन और उसका डायमेंशनल फॉर्मूला जो निकाला है, वो नॉलेज का यूज क्या है। एप्लीकेशन मतलब यूज, उपयोग। समझ में आ गया? मतलब फिजिक्स के अंदर इसका क्या इंपॉर्टेंस है ये अपन लोग पढ़ेंगे बाद में, और पहले पढ़ लेते हैं कि ये चीजें क्या होती है, डायमेंशन क्या होती है, डायमेंशनल फॉर्मूला। तो ये अगला टॉपिक रहेगा एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस।
एनालिसिस मतलब होता है किसी चीज का वो करना, मतलब देखना उसको विस्तार से, ठीक है। तो समझ लेंगे अपने लोग। अब किस चीज की, फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन या डायमेंशनल फॉर्मूला किस चीज के लिखते हो, फिजिकल क्वांटिटीज की। क्लियर, एप्लीकेशन और डायमेंशन एनालिसिस। अब आओ जरा, चले हमने बोला ना सबसे पहले सीखेंगे इसको, उसके बाद सीखेंगे इसको, क्योंकि जब तक ये नहीं क्लियर होगा तब तक ये नहीं आएगा। और सबसे लास्ट में हम देखेंगे कि इस सब का यूज क्या है फिजिक्स के अंदर, क्यों पढ़ना चाहिए इसको। क्लियर हो रहा है। अब सबसे पहले डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना शुरू करें। क्लियर, आ जाओ। सबसे पहले अपने लोग शुरू करते हैं फंडामेंटल से। हमने पढ़ा था कि दो तरीके की थी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी थी 7, ठीक है, मास, लैंड, टाइम, टेम्परेचर और ई इलेक्ट्रिक करंट और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनेसेंस इंटेंसिटी। ठीक, सारी हो गई। अच्छा, सबसे पहले उठाते हो मास को। अब देखो मास का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। मास का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ये, अभी समझना, सारी चीज क्लियर होगी कि ये ब्रैकेट बड़ा क्यों लगाया। ये ब्रैकेट तुम परिचित हो इससे भी, ब्रैकेट से परिचित हो। मैथ के अंदर इसका मतलब क्या होता है ब्रैकेट का, मैथ से परिचित, मैथ में आता है मोड, जैसे बोलते हो मोड, क्या होता है, नहीं परिचित हो मैथ में। ये भी मोड का ही साइन है। अच्छा, एक ब्रैकेट वो अलग होते हैं, वो पढ़ते हो, वो पढ़ते थे ब्रैकेट घर के लोग ऐसे वाले, वो अलग है, वो नहीं है ये, ठीक है। क्योंकि पहले ये सॉल्व करना, मतलब पहले ये सॉल्व करना होता है मैथ में, फिर ये ऐसे, वो है नहीं, ये मोड ही है एक तरीके से। जो मोड का साइन नहीं होता ना, वो ही है, ये पता है ना, यही एक तरीके से है। अब ये बताओ कि इसका यूज, मतलब मोड का मतलब क्या है। जैसे अगर हम लगा दें किसी चीज के पीछे मोड, तो इसका मतलब क्या होता है, ये कुछ अंदाजा है मैथ का। प्लस माइनस की, अरे वो तो रूट में होती है। जैसे अगर हम बोले रूट 25, तुमने ये तो सुना होगा कि जैसे अगर बोलते रूट 25 तो ये प्लस भी 5 हो सकता है और -5 भी हो सकता है। वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि 5 × 5 होता है 25, ये तो अंदाजा है तुम्हें। और चाहे तुम +5 + 5 25 कर लो, चाहे -5 - 5 कर लो, तब भी तो 25 ही आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसलिए बोलते हैं कि अगर रूट 25 लिखा है तो वो प्लस भी 5 हो सकता है और माइनस भी 5 हो सकता है। वो चीज नहीं है। देखो किसी भी चीज के, किसी चीज को अगर हम मोड लगा दें किसी भी चीज के, तो उसका मतलब हो जाता है कि उस पर अब इफेक्ट नहीं पड़ेगा, चाहे पॉजिटिव साइन हो चाहे नेगेटिव साइन हो। अब क्यों चीज क्लियर हुई, किसी चीज के पीछे, अभी ये फिजिक्स में पूरी क्लियर हो जाएगी कि, क्योंकि जब हम बात करेंगे ना स्केलर वेक्टर की, तो वेलोसिटी एक ऐसी चीज है जो वेक्टर है, कई बार उसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, कई बार उसकी वैल्यू निगेटिव आएगी। ये सीखेंगे हम। जब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी की डायरेक्शन है तो वो पॉजिटिव, अभी मतलब एक आइडिया ले लो, जब वो पढ़ेंगे तब सीखेंगे। और जब वो निगेटिव हो जाएगी तो माइनस में हो जाएगा। तो मॉड, ये समझ में आ गया इसका मतलब क्या है, किसी चीज की वैल्यू पे मतलब पॉजिटिव या माइनस का कोई इफेक्ट नहीं है 5 के ऊपर। क्लियर, अभी ऐसा जान लो। तो यही कुछ इससे है, अभी रीजन बताएंगे कि क्यों ऐसा था, ठीक है, क्यों उस पर मॉड लगाया गया। अभी जान लो कि जब भी हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं, जैसे मास का लिखेंगे ऐसे। अगर हमसे बोला लेंथ का लिखो तो हम क्या लिखेंगे, एल बना के। क्लियर, हमने बोला तुमसे टाइम का लिखिए तो आपने बोला टाइम का, तो कैपिटल बना के टी। थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है। मास का, लेंथ का, टाइम का, 3 मेन है। अच्छा, अब ये क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला किसका, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का। ये ध्यान रखना है। अभी डायमेंशन की तो बात ही नहीं हो रही है। मेरे लोग पता क्या करते हैं, उनसे पूछो मास की डायमेंशन, वो कहते थे ये लिख के दिखा देते हैं। ये एक्चुअल में मास की डायमेंशन ये नहीं है, ये डायमेंशनल फॉर्मूला है मास का। अगर तुमसे क्या लेंथ का, तो ये। अच्छा, अब आ जाओ जरा फोर्स का। अब हम लिखना सीखते हैं, ठीक है, कि फोर्स का क्या होगा, कि वेलोसिटी का क्या होगा। लिखना शुरू करें। देखो फोर्स dpq है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। फोर्स का अब हम लिख रहे हैं क्या, डायमेंशनल फॉर्मूला df। कैसे लिखोगे पता है, फोर्स की यूनिट आती है तुम्हें, यूनिट पढ़ी है फोर्स की, केजी मीटर पर सेकेंड।
ये यूनिट होती है। यूनिट से डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा जा सकता है। केजी मतलब मास, और मास का डायमेंशनल फॉर्मूला मतलब ये। क्लियर? अगर हम बात करें मीटर, मीटर मतलब लेंथ, और लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला मतलब अपॉन। सेकेंड का मतलब टाइम, और टाइम का टी। ठीक, अगर हम इसको मिलाएं तो हम ऐसे लिखेंगे एम एल टी की पावर। क्लियर? कुछ सही लिख, अब ये लिख गया। मतलब जब हम लिखते हैं कि एम एल टी की पावर -2, ये जो चीज है ये है डायमेंशनल फॉर्मूला किसका? समझ में आ गया? अच्छा, अभी लिखो और मोमेंटम उठाएं। अब चेक करते जाना मोमेंटम। मोमेंटम की यूनिट आती है, एम भी होता है मोमेंटम, तो केजी यही होती है यूनिट मोमेंटम की। मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं, मीटर पर सेकंड। ठीक, अच्छा केजी मतलब मास का जो वो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो। मीटर मतलब लेंथ, और लेंथ का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो। और सेकंड मतलब टाइम, और टाइम का जो वो है वो। और इसका तो क्या हो जाएगा? ये याद, मतलब अभी याद ऐसा नहीं कि रटने बैठ जाओगे, लेकिन ये है कि ये धीरे धीरे अपने आप तुम्हें याद हो जाएंगे। ठीक है, फोर्स का होता है, जैसे हम लिखेंगे एम एल टी की पावर -2, तुम्हें एकदम समझ में आ जाएगा तुम्हें फोर्स की बात हो रही है। जैसे ही हम लिखेंगे कि एम एल टी की पावर -1, तो वैसी बात हो रही है मोमेंटम की। क्लियर? अच्छा, और देखो, अगर हम तुमसे बोले वॉल्यूम, वॉल्यूम का क्या होगा? एल क्यू होगा। भाई देखो, वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, यही तो होता है वॉल्यूम। और लेंथ भी एक तरीके से, ये सारी चीजें क्या मीटर में ही तो मेजर होती हैं, यानी कि इसकी जो यूनिट होती है वो होती है मीटर क्यूब, और मीटर जो है वो मतलब एल एल क्यूब। वॉल्यूम का हो गया, लिखते जा रहे हैं हम सबका। ठीक है, और बोलो वेलोसिटी का लिखे। वेलोसिटी का, वेलोसिटी का क्या होगा? यूनिट मीटर पर। अब जो मीटर है उसका मतलब, उसके केस में डायमेंशनल फॉर्मूला मतलब एल, और सेकेंड का मतलब टी, तो एल टी की पावर। अब एक तरीके से डायमेंशनल फॉर्मूला धीरे धीरे आ रहे हैं। अच्छा, और लिखें, और किसका लिखोगे? टॉर्क, टॉर्क का लिखें। देखो, टॉर्क इज इक्वल्स टू क्या होता है? एफ वेक्टर इनटू आर वेक्टर, ये होता है। एफ क्या है? फोर्स, आर क्या है? लेंथ, लेंथ होती है यहाँ पे। अब देखो फोर्स का क्या होगा? अब सुनना, रुको, फोर्स का तुम्हें ये तो मालूम है ना, एम एल टी की पावर -2, और आर मतलब लेंथ मतलब एल। अब देखो कर दो, तो फोर टॉर्क का कितना हो जाएगा? एम एल स्क्वायर हो जाएगा टी की पावर। अच्छा, अब एक क्वेश्चन तुमसे फिर से पूछते हैं हम। ये जो एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 है ना, ये एक और चीज का डायमेंशनल फॉर्मूला है। किसका? अरे फोर्स का तो एम एल टी की पावर -2 है, ये है एम एल स्क्वायर टी की पावर -2। किसका? एनर्जी, वर्क, वर्क का जरा निकालना, वर्क का। W इज इक्वल टू क्या पढ़ते हो तुम? एफ एस पढ़ते हो, फोर्स। अच्छा, इसके अगर हम देखें फोर्स का एम एल टी की पावर -2, और डिस्प्लेसमेंट एक तरीके से लेंथ होती है, और लेंथ का क्या मतलब? एल, तो ये क्या हो जाएगा? एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 हो जाएगा। और देख लो तुम, अब क्वेश्चन बना कि कौन सी ऐसी दो फिजिकल क्वांटिटी है जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है? कौन सी है? टॉर्क और वर्क। और जो वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला है वो हर तरीके की एनर्जी का है। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, कुछ भी एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, वो जितनी भी तरीके की एनर्जी है उनका डायमेंशनल फॉर्मूला ये, और टॉर्क का भी ये। एक चीज छोटी छोटी क्लियर हो रही है, डायमेंशनल फॉर्मूला थोड़ा थोड़ा आ गया कि क्या होता है। अब और निकालोगे,
और बताओ किसका निकाला क्या? मोमेंटम का इम्पल्स, इम्पल्स का देखो, इम्पल्स क्या होता है? इम्पल्स इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम। देखो जब भी चीज क्या होती है, अभी हम पढ़ेंगे कि जब भी एक तरीके से चेंज इन मोमेंटम का मतलब क्या है? फाइनल माइनस इनिशियल, यही तो है चेंज इन मोमेंटम का। तो फिजिक्स की लैंग्वेज में क्या होता है कि जब भी हम डिफरेंस निकालें या प्लस निकालें, देखो ऐसा है जैसे एक चीज बोले हम तुमसे, सुनना ध्यान से सुनना, 5 किलो में से 2 किलो घटा दो, तुमसे हमने ये कहा, तुमने क्या, तुम्हारा आंसर क्या होना चाहिए? 3। अब तुम एक चीज सुनना, तुमने केजी में से केजी घटाया लेकिन 0 नहीं लिखा, केजी आया। मोमेंटम में से मोमेंटम जा रहा है, यानी कि एक चीज तुम देखो तो दोनों केस में जब एडिशन करते हैं तो दोनों केस में यूनिट सेम रहती है रिजल्ट की, देख रहे हो ना? अरे तुमने 5 में से 2 घटाया और जो उसकी यूनिट थी वो वैसी की वैसी लिख दी, ठीक है? यहाँ पे भी असल में यही है, मोमेंटम में से मोमेंटम जाएगा लेकिन यूनिट तो मोमेंटम की आएगी, यानी इंपल्स की यूनिट इज इक्वल्स टू द यूनिट ऑफ मोमेंटम। और मोमेंटम की यूनिट क्या थी? केजी इंटू मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। और अगर हम कहें कि अब यूनिट पता है तो डायमेंशनल फॉर्मूला निकल आएगा। अगर हम बोले केजी, केजी मतलब एम, अगर हम बोले मीटर, मीटर मतलब, और हम बोले सेकेंड मतलब अब आ जाएगा ml टी पावर -1। क्लियर? इंपल्स, इंपल्स और मोमेंटम का सेम है। जितने भी तरीके की एनर्जी, अब देखो हम जरा लिख देते हैं एक बार, ठीक है? कि अभी क्या है कि पता चीजें तुम्हें क्लियर नहीं है, जैसे हम तुमसे अभी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, मतलब जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो डिस्कस करने के लिए अगर हम तुमसे डिस्कस करने लगे फ्लूइड मैकेनिक्स के टर्म्स का, ठीक है, एक ये चीज पढ़ते हो तुम, ये F = 6 पाई ईटा RV, तो अब क्या है कि अब तुम इसे जानते ही नहीं हो, ये तब पढ़ेंगे जब हम फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे, तुम्हें मालूम होगा कि ये है क्या। तब अभी जैसे तुम्हें हम फोर्स का आइडिया था थोड़ा थोड़ा, तुमने फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लिया, ठीक है? ऐसे अपने लोगों ने कर लिए। तो अब देखते हैं कि अपने लोगों ने कर कितने कितने लिए, देखें, देखो एक बार फिर से देख ले, जो टॉपिक अपने लोग कवर कर रहे हैं वो क्या है? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर? मास का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? वो होता है ये, मतलब इतने याद रखो पहले, लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? L। टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? T। ठीक, यहीं पे अगर तुमसे कहें कि फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? ml⁻²। अब ये तो धीरे धीरे याद होने लगेगा तुम्हें, ठीक है? और निकालोगे कैसे? तुम फोर्स की यूनिट जानते हो, केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। केजी से आया m और मीटर से आया l और सेकेंड स्क्वायर से आया T⁻²। अब देखो मोमेंटम, मोमेंटम का भी निकाल लिया अपने लोगों ने। मोमेंटम का क्या पढ़ा था? m। वेलोसिटी का क्या पढ़ा था? L_t−1। अच्छा एक चीज और है, जैसे वेलोसिटी का L_t−1 है, इसे तुम ऐसे भी लिख सकते हो। क्लियर? मोमेंटम में तो तीनों चीजें हैं, mlt, मतलब जहां पे अगर कोई चीज मिस है ना तो तुम ऐसे लिख सकते हो ना, m0 करके। और देखो इंपल्स, इंपल्स का भी यही है जो मोमेंटम का है, ml⁻⁻1। उसके बाद देखो वर्क का, वर्क का क्या होगा? ml²T⁻²। ये फॉर्मूला है डायमेंशनल फॉर्मूला किसका? वर्क का। और जो वर्क का है वही किसका होता है? जितनी भी एनर्जी है। और टॉर्क का भी सेम होता है। टॉर्क का अगर हम पूछेंगे यहाँ पे तो वो भी क्या होगा? ml²T⁻²। अच्छा एक चीज और, अब ये चीज हमने जो तुम्हें बोली कि जो वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है और जितनी भी टाइप की एनर्जी होती है उनका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो सेम, यानी कि वर्क का अगर ml²T⁻² है तो काइनेटिक एनर्जी का T⁻²। प्रूफ करें? प्रूफ करके देखें। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? ½ mv²। यही होता है। अब पता क्या है काइनेटिक एनर्जी का जरा निकालना। अच्छा डायमेंशनल फॉर्मूला जब भी निकालते हैं तो इससे कोई रिलेशन नहीं होता, 1/2 से कांस्टेंट से कोई वैल्यू नहीं। m का मतलब क्या होता है?
और वेलोसिटी स्क्वायर का मतलब क्या होगा, एल टी की पावर -1 का, यही तो हो गया, यानी कि एम और ये क्या बन जाएगा, एल स्क्वायर टी की पावर। बताओ जितनी भी टाइप की एनर्जी है उनका डायमेंशनल फॉर्मूला वही है जो, क्लियर हो गया, समझ में आया, ठीक। अब तुम्हें डायमेंशनल फॉर्मूला समझ में आया। अब घर के लोग जो कल बात करेंगे वो डायमेंशन, असल में डायमेंशन क्या होती है पता, हम तुम्हें डेफिनेशन देते हैं। डायमेंशन आर द पावर, डायमेंशन क्या होती है, पावर क्या होता है, घात, पावर मतलब घात होता है, घात मतलब ये समझ रहे हो। डायमेंशंस आर द पावर टू विच द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर रेज्ड इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अभी समझ में नहीं है कुछ भी, हमने तुमसे बोला था डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी जो है वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से ही बनती है, दिखाया था तुम्हें। जैसे देखो, जैसे फोर्स को उठा लो तुम, फोर्स को हमने जब उठाया था तो एक चीज आई थी कि केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही आई थी। फोर्स क्या है, डीपी क्यू, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ठीक। अच्छा यहाँ पे देखना, फोर्स की जो यूनिट है वो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब फंडामेंटल यूनिट है ये सारी। देखो केजी मास फंडामेंटल, मीटर फंडामेंटल, सेकेंड टाइम फंडामेंटल। अब होता क्या है, हमारा स्टेटमेंट क्या था कि डायमेंशंस आर द पावर्स, डायमेंशंस क्या है, पावर टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटीज, यानी ये आर रेज्ड इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस दिस डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। मतलब अगर हम तुमसे कहें कि फोर्स की डायमेंशन बताओ, अभी हमने बोला फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ, तुमने पटाख से लिखा mlt की पावर -2। हम तुमसे कहते हैं फोर्स की डायमेंशन बताइए, तो तुम पूछोगे हम पे फोर्स की डायमेंशन किस में, तो हम कहेंगे मास में, तुम कहोगे 1। हम कहेंगे लेंथ में, तुम कहोगे 1। हम कहेंगे टाइम में, तुम कहोगे -2। अब क्लियर हो गया डायमेंशन क्या चीज होती है। हमने बोला मोमेंटम की तुम डायमेंशन बताओ, तुम कहोगे हम मास में 1। मतलब समझ में आ रहा है कि डायमेंशन ऑफ मोमेंटम इन केस ऑफ मास इज इक्वल्स टू 1, डायमेंशन ऑफ मोमेंटम इन केस ऑफ लेंथ इज इक्वल्स टू, डायमेंशन ऑफ मोमेंटम इज इन केस ऑफ टाइम। समझ में आ रहा है डायमेंशन और डायमेंशनल फॉर्मूला का फर्क। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम पूरा लिख दिया, ठीक। अब एक क्वेश्चन करेंगे जरा, वर्क की अगर बात करें हम, वर्क का तो थोड़ा है एफएस, ठीक। वर्क की यूनिट अगर हम तुमसे पूछे वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालिए, तो तुम सीधे बोलोगे ml² टी की पावर -2। यही तो होता है वर्क का। कैसे निकाला, W = Fs, और फोर्स का होता है ml टी की पावर -2, और लेंथ हो रहा है ml² टी की पावर -2। अब हम तुमसे एक चीज कहें कि बताओ हमें डायमेंशन ऑफ वर्क, क्या बताओ, डायमेंशन ऑफ वर्क इन केस ऑफ मास, तो तुम्हारा आंसर आएगा, मतलब समझ में आ रहा है, डायमेंशंस आर द पावर्स, डायमेंशंस क्या है, पावर्स है, ठीक है। मास 1। अच्छा अगर हम तुमसे कहते हैं कि डायमेंशन ऑफ वर्क इन केस ऑफ लेंथ 2, डायमेंशन ऑफ वर्क इन केस ऑफ टाइम, डायमेंशन समझ में आ गया। अच्छा अब एक चीज और आती है, एक चीज और हमने समझी कि कांस्टेंट की डायमेंशन नहीं होती। जैसे हमने लिखा था कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, तो हमने क्या 1/2 की कुछ डायमेंशन कुछ लिखा, कुछ नहीं, उसे छोड़ दिया ऐसे ही, डायरेक्ट स्टार्ट किया फिजिकल क्वांटिटी से, ऐसे होता है। तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि भाई जो डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना सीखा, फिर सीखा कि डायमेंशन क्या होती है, डायमेंशन होती है पावर, ठीक है। अच्छा एक चीज और, जैसे वेलोसिटी पे आ जाओ, वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, अरे यार वेलोसिटी होती है मीटर पर सेकेंड, एकदम से दिमाग इतना मत चलाओ, कॉपी पे आओ, एकदम से मीटर पर सेकेंड, LT -1 आएगा। हमने बोला था LT -1 का m0 LT -1, इस तरीके से लिख सकते हो उसको। अब होगा क्या कि अगर हम तुमसे पूछे वेलोसिटी, मतलब डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इन केस ऑफ मास, तो वो, अगर हम तुमसे पूछे वेलोसिटी की डायमेंशन इन केस ऑफ लेंथ, और अगर हम तुमसे पूछे डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इन केस ऑफ टाइम, क्लियर हो गया, ये सारी चीजें क्लियर हो गई। यानी कि अब तुम पता क्या सीख गए, डायमेंशनल एनालिसिस सीख गए तो, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशनल एनालिसिस कैसे करते हैं,
अब हम तुमने सिखाएंगे क्यों करते हैं, क्यों जरूरी है जे ml/t-2 इनका क्या मतलब यूज है फिजिक्स के अंदर, ये सिखाएंगे। और तुम्हें सिखाएंगे कि इसकी हेल्प से ml²t⁻², जो करते हो ना तुम लीला, इसकी हेल्प से तुम चेक कर सकते हो फॉर्मूला फिजिक्स के। मतलब अगर हम तुमसे पूछें कि P = mv, ये फॉर्मूला सही है कि गलत है, तो तुम बता सकते हो। किसकी हेल्प से? इसी एनालिसिस की हेल्प से। तुमने कुछ फॉर्मूले सुन रखे होंगे, B = u + at सुन रखे हैं, S = ut + ½ at², सारे सुन रखे हैं। इन सबको चेक कर सकते हो तुम कि ये फॉर्मूला सही है कि गलत है। किसकी हेल्प से? किसकी हेल्प से? यही एनालिसिस से। तो क्लियर हो गया? चैप्टर तुम्हारा लगभग एंड पे है। अब एक टॉपिक बच रखा है सीधा, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, ठीक है, वो देखेंगे। उससे पहले कुछ पॉइंट है, ठीक है, वो नोट होने चाहिए तुम्हारी कॉपी में। अभी वैसे नोट्स में मिलेंगे ही, लेकिन नोट होने चाहिए। देखो क्वेश्चन करें, अब पहले सोचना, दिमाग में जोर डालना, जरा अभी कॉपी मत ड्रॉ। हमने तुमसे कहे कि क्या, पहले ही हमने क्वेश्चन मार्क लगाया क्या, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं, ऑल फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, हैव तो यूनिट्स, बताओ यस या नो। क्या सभी फिजिकल क्वांटिटीज के पास यूनिट्स होती है? होती है। तुमने कभी कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी नहीं देखी जिसकी यूनिट ना हो? कभी नहीं देखी? इसका जवाब है नो। कंफ्यूज हो गए? सर्टेन रीजन में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब समझना, देखो फिजिकल क्वांटिटीज के पास यूनिट्स होती हैं, हम कहते हैं यहां पे जनरली। जनरली मतलब नॉर्मल जब हम देखते हैं तो, लेकिन कुछ ऐसी भी फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनके पास यूनिट नहीं है। अब तुम्हारा क्वेश्चन होगा कि भाई यूनिट वो अलग चीज है, अभी आएगी, अभी क्वेश्चन ना हो तो, ठीक है। फिजिकल सबसे पहला क्वेश्चन है बेसिक, कि देखो सेट करते हैं ना दिमाग में, क्वेश्चन यहीं से बनेंगे अच्छे अच्छे, कि क्या सभी फिजिकल क्वांटिटी के पास यूनिट्स होती हैं? तुम कहोगे सबके पास नहीं होती हैं, लेकिन नॉर्मली होती हैं, ठीक है। अब कुछ ऐसी भी हैं, एक्सेप्शन है कुछ, जिनके पास यूनिट नहीं है लेकिन वो फिजिकल क्वांटिटी है। और क्यों है? फिर तुम कहोगे क्यों है? अब देखो क्यों है, देखो अब हम उदाहरण लिखते हैं उनका, जो कि फिजिकल क्वांटिटी तो है पर उनके पास यूनिट, ठीक। सुन लो, तुम कह रहे थे कि फिजिकल क्वांटिटी के पास हमेशा यूनिट होगी, ये चीज सही नहीं है। हमेशा नहीं, मतलब सामान्यतः तो होगी, लेकिन कुछ केस ऐसे भी हैं जब यूनिट, उसके फिजिकल क्वांटिटी के पास यूनिट नहीं होगी। अब सुना है, देखो यूनिट किसके किसके पास नहीं होंगी। एक वर्ड बहुत अच्छे से सुन रखा हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फिजिक्स में सबसे ज्यादा नंबर किसके? क्लास 10th में फिजिक्स में किसके? किसी के नहीं है, चलो सही है, किसी के नहीं है तो ज्यादा सही है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सुन रखा है, लाइट का टॉपिक है, आता है। क्या होता है ये होता है वन सर, फार्मूला नहीं चाहिए। हम तुमसे कह रहे, हमने तुमसे बोला मोमेंटम, तो तुम हमें फार्मूला बता दोगे mv / ma नहीं चाहिए, हमें पता चाहिए फील उसका, कि मोमेंटम असल में फील क्या है उसका, कि मास 2 kg का है और वेलोसिटी 4 की है और जा रहा है वो, तो उसका अगर मोमेंटम पूछते तो 4 × 2 8। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, पढ़ रखा है ना। अभी पहले ये सुन लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी यूनिट, क्लियर हो गया। पहला स्टेटमेंट था कि देखो ऐसा है अब हम देखो वैसे लिखते हैं, क्वेश्चन की फॉर्म में हटा के नॉलेज की फॉर्म में लिखते हैं। जनरली तो फिजिकल क्वांटिटी के पास यूनिट्स होती हैं, बट देयर आर सम फिजिकल क्वांटिटी जिनके पास यूनिट नहीं है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये नाम सुना है? रिलेटिव डेंसिटी सुना है? अभी सुना? डेंसिटी तो सुना है, रिलेटिव डेंसिटी नहीं सुना ना। चलो ये दो हो गए। अब तुम्हारा जवाब क्वेश्चन होना चाहिए कि फिजिकल क्वांटिटी मेजरेबल होती है, ठीक है, और तो चाहिए तो यूनिट उनके लिए, लेकिन ये वो है, ये मेजरेबल तो है। तुम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर करते होगे, तुमने सुना होगा वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना उतना उतना, सुनते हो ना, ये भी तो मेजर ही होता है, लेकिन ये यूनिट नहीं होती है इसकी कोई भी है।
अभी दिखाते हैं क्यों नहीं होती। रिलेटिव डेंसिटी, ठीक, एक वर्ड सुन रखा होगा स्ट्रेन, ये सुना नहीं होगा, ये इलास्टिसिटी में आएगा क्लास 11th की। इसके भी पास वो नहीं होती, क्या नहीं होती इसके पास, यूनिट नहीं होती, लेकिन फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक। और चौथी जो होगी वो एक और देख लो, पॉइजन्स रेशियो, ये भी इसी का टॉपिक है, पॉइजन्स रेशियो, ये भी किसका टॉपिक है पता है, इलास्टिसिटी का, ठीक। समझ में आ रहा है। क्वेश्चन था कि क्या सभी फिजिकल क्वांटिटीज के पास यूनिट्स होती हैं, जवाब है जनरली तो ऐसा होता है कि फिजिकल क्वांटिटी के पास यूनिट होंगी, लेकिन कुछ ऐसे केस हैं जो ही 2-3 हैं, इनके पास ये फिजिकल क्वांटिटी तो है पर इनके पास यूनिट नहीं है। और फिजिकल क्वांटिटी है क्यों, क्योंकि ये मीजरेबल है, इन्हें मापते हो तुम भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे मापते हो ना पानी का 1.3 ऐसे करके, ऐसे रिलेटिव डेंसिटी पानी की ऐसे भी नापते हो, स्ट्रेन भी नापते हो, पॉइजन, इसलिए ये फिजिकल क्वांटिटी तो है पर इनके पास यूनिट नहीं है। केस समझ में आ गया। अच्छा, ये वर्ड पे हम बात करते हैं, ये दोनों तो है वो थोड़े से सुने हैं, ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो एक चीज सुनना, सो डिटेल में जाए इसका, देखो मतलब ये बस मत भूलना कि हम कर क्या रहे थे, हम तो उसके अंदर घुस जाएंगे, ठीक है, ये अपने उससे मत भटक जाना कि हमने जो स्टेटमेंट लिखा था वो क्या था, ठीक है। आ जाओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे आ जाओ, ये क्या होता है। देखो यार एक चीज तुमने घटना पढ़ी थी, रिफ्रैक्शन, एक घटना पढ़ी थी क्लास 10 के अंदर, क्या होता है रिफ्रैक्शन, पाथ चेंज होता है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो या तो वो डेविएट होती है अपने पाथ से, डेविएट होती है। देखो एक केस लिया था तुमने, ये देखो लाइट आती है और कुछ केस में ऐसा होता है ऐसे हो जाती है, कुछ केस में ऐसा होता है ऐसे हो जाती है, देखा था कि नहीं देखा था। यही तो घटना होती है रिफ्रैक्शन, डेविएशन ऑफ लाइट व्हेन द लाइट एंटर्स इन वन मीडियम टू अनदर, एक एयर से वाटर में जा रही है या एयर से पारे में जा रही है, ठीक है। तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो वो अपने पाथ से डेविएट होती है, और ये चीज क्या कहलाती है, रिफ्रैक्शन। क्वेश्चन आया क्यों डेविएशन क्यों हुआ, क्यों ऐसा हुआ कि लाइट ऐसे ही सीधे क्यों नहीं चली गई, इसका कारण पता है क्या है, मीडियम है, इसका कारण है मीडियम। और मीडियम में कि चेंज होने से ऐसा क्या हो रहा है कि जब वो मीडियम चेंज हो रहा है तो लाइट, तो ऐसा होता है, तुमने एक चीज पढ़ी होगी वहीं पे कि अलग अलग मीडियम में जो लाइट है उसकी वेलोसिटी अलग अलग होती है, पढ़ रखा है, अलग अलग मीडियम में लाइट की वेलोसिटी अलग अलग होती है, ठीक। आ जाओ, अगर हम कहें वैक्यूम की अगर हम बात करें, वैक्यूम में लाइट की वेलोसिटी कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और इसी को हम बोलते हैं सी, पढ़ रखा है सी। अच्छा अब ये क्लियर हो गया, और ये हाईएस्ट है सबसे ज्यादा, इसके बाद जितने भी मीडियम आएंगे, चाहे वाटर चाहे HG कुछ भी आएगा मीडियम, कोई भी ग्लास, लेकिन उसमें क्या होगा कि लाइट की स्पीड इससे कम रहेगी। अब सोचना जरा, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना, क्या होता है पता, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है प्रॉपर्टी किसी भी मीडियम का, मतलब जो क्या डिसाइड करेगा कि उस मीडियम में लाइट की जो वेलोसिटी है वो कितनी कम है किससे, जो वैक्यूम में था। जैसे इसका फॉर्मूला पढ़ते हो N=C/V, यही पढ़ते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स C/V, जहां पे C होता है स्पीड ऑफ लाइट इन केस ऑफ वैक्यूम, और जो V होता है वो स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुम्हें चाहिए। तो सोचो ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है कि कितना गुना होती है, कितने गुने ज्यादा है वेलोसिटी ऑफ वैक्यूम उस मीडियम के अंदर जो वेलोसिटी है उससे लाइट की। क्लियर हो रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या। अरे जैसे हमने तुमसे बोला पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है, तो इसका मतलब पता क्या है कि जो 1.33 = C/V, V = C/1.33। इसका मतलब है कि पानी के अंदर जो लाइट की वेलोसिटी है वो वैक्यूम के अंदर लाइट की वेलोसिटी की कितनी है, 1/। क्लियर आ गया, समझ में आएगा। मतलब ऐसे समझो कि अगर किसी का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, मतलब 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी का भी क्या है 2 है, तो उसका मतलब पता क्या है। अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 होगा तो उसका मतलब क्या होगा, 2 = C/V,
v क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, जिस मीडियम में का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुम रख रहे हो, और v निकालोगे तो क्या हो जाएगा c/2। मतलब अगर किसी का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, उसका मतलब है कि जब इस लाइट उस मीडियम के अंदर जाएगी तो उसकी वेलोसिटी c की आधी होगी। समझ में आ गया? जैसे वहां पे वाटर का 1.33 था तो c/1.33 आ गया था, तो कुछ आइडिया होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। ठीक, अच्छा, किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर 5 है तो उसका मतलब जब उस मीडियम में लाइट आएगी तो उसकी वेलोसिटी वैक्यूम की वेलोसिटी का 1/5 होगा। क्लियर होता है? अच्छा समझना, अगर हम तुमसे कहें कि ये होता है, इसका फॉर्मूला यही है c/v, cv क्या है, वेलोसिटी, bv क्या है, वेलोसिटी। अगर हम इसकी यूनिट निकालने को गए तो मीटर पर सेकंड, क्लियर, खत्म। तो क्या इसके पास यूनिट है? पर फिजिकल क्वांटिटी है। ऐसी कहानी होती है रिलेटिव डेंसिटी की, ऐसी कहानी होती है स्ट्रेन की। स्ट्रेन होता है जैसे चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ, समझोगे, इलास्टिसिटी में। और पॉइजन रेशियो, अभी हम ये टॉपिक छोड़ रहे हैं थोड़े थोड़े, ठीक है। क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि हम अपने पाथ से डेविएट नहीं होना चाहते। जो हमारा पाथ क्या था कि आज हम वो खत्म करेंगे, ठीक है। तो एक चीज बस आइडिया इतना होना चाहिए कि तुमसे क्वेश्चन में, जब भी कंपटीशन में कोई क्वेश्चन आएगा, वो सीधे ये कहेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग, हमें बताओ किसके पास यूनिट नहीं है, कौन सी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी, इनमें से देख लो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसके अंदर का पर टिक मारो, रिलेटिव डेंसिटी, स्ट्रेन, पॉइसन रेशियो। क्लियर? तो पहला चीज जो थी वो हमारी क्लियर हो गई, ठीक है। क्या क्लियर हो गया कि अच्छा, रिलेटिव डेंसिटी जो बचा है ना, वो भी हम उसी के अंदर पढ़ते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स अभी फ्लूइड पूरा बचा है, डेंसिटी और जो इलास्टिसिटी है वो बचा है। इन सब में ये सारे टॉपिक आएंगे। वो इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसलिए कर लिया हमने क्योंकि वो तुम अभी क्लास 10th में पढ़ के आ रहे थे, ठीक। तो पहली चीज ये हम लिखे, एक चीज अब सब लोग लिखेंगे साथ में। पहली चीज ये है कि जनरली, यानी कि सामान्यतः फिजिकल क्वांटिटीज have units, but there are some such physical quantities which have no units. अगर लाइन का मतलब समझ में आ गया हो तो मत लिखो। लाइन का मतलब समझ में आया कि क्या कह रहे हैं हम? जनरली तो फिजिकल क्वांटिटी के पास यूनिट्स होती ही हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनके पास वो जो फिजिकल क्वांटिटी तो है बट उनके पास यूनिट नहीं। अब वो कौन कौन सी थी ये याद होना चाहिए। रिलेटिव डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, और वो पॉइसन रेशियो, ठीक है, और स्ट्रेन वाला पार्ट, ठीक है। तीन चार होती हैं बस ये। इनका नंबर है, मतलब काउंट कर सकते हो ऐसे ही। और वैसे तो जाने निरी सारी फिजिकल क्वांटिटी है और उनके पास तो यूनिट होती है। समझ में आ गया? ये लाइन हो गई, समझ लो। ये तुम्हें नोट्स में लिखी मिलेगी, कोई इसकी टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब देखो दूसरी लाइन सुनो। पहली लाइन क्लियर हुई? जवाब आएगा? अब दूसरा केस देखो। हम एक चीज बोलते हैं, वो तुम बताना कि ये चीज हम सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं, ठीक। हमने बोला इफ, यदि एनी फिजिकल क्वांटिटी, यदि कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है, ध्यान से सुनना, विच हैज नो यूनिट, जो अभी इन्हीं के तो बारे में बात कर रहे थे अपने लोग, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास यूनिट नहीं है, तो एक बात बताओ, क्या उसके पास डायमेंशन होगी? क्या उसके पास क्या ऐसा हो सकता है कि उसके पास डायमेंशन हो? नहीं होगा ना। क्यों? क्योंकि भाई डायमेंशन कैसे निकालते थे? जैसे फोर्स की यूनिट याद होती थी, यूनिट तुमने बोला केजी इनटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और तुमने एकदम से इसका डायमेंशनल फॉर्मूला फोर्स का लिख दिया। ठीक है भाई, हम कह रहे हैं कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई फिजिकल क्वांटिटी जिसकी यूनिट नहीं है तो क्या उसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा? नहीं होगा।
100% राइट बात है, 100%, कोई भी चीज इसमें गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। समझ में आया? अब जरा कुछ और लिखते हैं, तीसरा पॉइंट कि इफ एनी फिजिकल क्वांटिटी हैज नो डायमेंशनल फॉर्मूला, या इसी को हम बोल सकते हैं कि वो कैसी है, डायमेंशन लेस, मतलब जिसकी डायमेंशन नहीं है वो डायमेंशन लेस, ठीक है, डायमेंशन लेस। मतलब यदि कोई फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास डायमेंशन नहीं है, तो क्या बताओ हमें यूनिट उसके पास होगी कि नहीं होगी? क्वेश्चन सुनना, पहला हम कह रहे हैं कि क्या ऐसा मतलब जो फिजिकल क्वांटिटी है उसके पास यूनिट ना हो और डायमेंशन हो, ऐसा पॉसिबल है? नहीं। मतलब यदि यूनिट नहीं होगी तो डायमेंशन नहीं होगी, 100% चीज है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि डायमेंशन ना हो और यूनिट हो? ऐसा हो सकता है? नहीं, जनरली नहीं होता है, लेकिन दो केस हैं। अब वो इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि अभी हमने तो ये तो पढ़ाया नहीं है। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज दो होती हैं, ये एसआई सिस्टम में इन्हें भी इंट्रोड्यूस करा गया, इनका भी ध्यान रखना है। एक होता है एंगल, एक होता है सॉलिड एंगल। एंगल की यूनिट होती है रेडियन, सॉलिड एंगल की यूनिट होती है स्टेरेडियन। ये दोनों ऐसी फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनके पास डायमेंशन नहीं है। कैसे नहीं है पता है? एंगल का फॉर्मूला तुम्हें आता हो तो एंगल का फॉर्मूला होता है आर्क बट अपॉन रेडियस, ये होता है आर्क अपॉन रेडियस। सॉलिड एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया। अभी हम सब पे अभी इसको डेप्थ में लेते हैं, ठीक है, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी को, एरिया अपॉन रेडियस आर स्क्वायर। अब तुम बताओ क्या इसके पास डायमेंशन होगी? नहीं होगी। आर्क भी लेंथ है, रेडियस भी लेंथ है, लेंथ लेंथ कट जाएगी तो डायमेंशन कहां से आएगी? मतलब और इसके पास वो है, यूनिट है रेडियस। तो यही तो बात हम बोल रहे हैं कि फिजिकल क्वांटिटी क्या ऐसा पॉसिबल है कि डायमेंशनल ना हो लेकिन यूनिट हो? है कि नहीं दिख रहा है तुम्हें? ठीक, ये भी देखो सॉलिड एंगल। अब जरा इन्हें थोड़ा सा अलग से ले लेते हैं। ये था क्या? एंगल और सॉलिड एंगल। देखो एंगल क्या होता है, आ जाओ मैथ में। एंगल क्या होता है? एंगल पहला केस, पहले ये समझ लो, एंगल और सॉलिड एंगल ये दोनों ऐसी फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनके पास डायमेंशन तो नहीं है, यूनिट है। और अगर हम कहें कि किसी फिजिकल क्वांटिटी के पास यूनिट नहीं है तो क्या उसके पास डायमेंशन होगी? नहीं, कभी नहीं होगा। जैसे हमने वो डिस्कस किया था ना, उनके पास यूनिट भी नहीं था तो उनकी डायमेंशन नहीं है, वो भी डायमेंशन लेस है। लेकिन ये ऐसे हैं दो केस जिनके पास डायमेंशन तो नहीं है लेकिन यूनिट है। अभी एक बार वो कर देंगे। चलो एंगल पे आ जाओ। पहले एंगल क्या होता है? क्या होता है एंगल? मैथ के कौन कौन है इसमें? तुम भी सब मैथ के हो। तो एंगल क्या होता है? एंगल क्या होता है? मैथ का टॉपिक है कि नहीं है? कहीं और से पूछ रहा क्या? मैथ ही से तो पूछ रहे हैं। और सॉलिड एंगल तो भाई छोड़ दो, जब एंगल ही नहीं मालूम है तो सॉलिड एंगल क्या हो, कहां से मालूम हो जाएगा? देखो क्या होता है एंगल। दो लाइंस के बीच की दूरी, ये होता है जब रटो तो। दो लाइंस के बीच की दूरी मतलब क्या? अच्छा बताइयो। ये लाइन और एक और लाइन, इसके बीच की दूरी मतलब ये एंगल हो गया। अब देखो एंगल क्या होता है पता है? एंगल होता है बेंडिंग। बेंडिंग मतलब समझते हो? झुकाव। दो लाइंस के बीच का झुकाव एंगल होता है। समझ में आ गया? कितना सिंपल टॉपिक। एक लाइन है तुम्हारी ये ए बी है, और एक लाइन है तुम्हारी ए सी, और ए बी और ए सी के बीच का जो झुकाव है ये दैट इज एंगल। 1D 2D 3D कितने डी होता है? ये 2D प्लेन में होता है ना भाई। इसके पास देखो लेंथ भी है, ये वाला भी है, क्या इसके पास ये है? नहीं। तो एंगल कैसा होता है? 2D। क्लियर हो गया? एंगल होता क्या है? दो लाइंस के बीच की झुकाव, बेंडिंग जो होती है टू लाइंस के बीच का, वो क्या होता है? एंगल। एंगल का फॉर्मूला जो पढ़ते हो तुम, वो पढ़ते हो आर्क अपॉन रेडियस, यही तो पढ़ते हो। और आर्क कौन सा होता है? वो
ये यहाँ पे रखो आर, ये वाला यही तो था, यानी इसकी लेंथ अपॉन क्या, ये यही तो होता है ये एंगल। क्लियर हो गया? अच्छा, तो अब हमने बोल दिया था ना ये डायमेंशन लेंथ है, क्योंकि आर्क की अगर तुम, ये भी तो एक लेंथ है ना भाई, ये भी तो लेंथ है और रेडियस भी लेंथ है, दोनों की लिखोगे अगर तुम डायमेंशन तो एल अपॉन एल आएगा, और दोनों के कट जाएंगे तो क्या आ जाएगा, डायमेंशन। क्लियर होगी चीज? और लेकिन इसके पास यूनिट है, यूनिट इसकी क्या है, रेडियन। समझ में आ गया? सॉलिड एंगल ऐसे ही है। सॉलिड एंगल पता क्या है, उसे देखते हो तुम, जैसे ऐसे मान के चलो ये कहानी है 2D की, सॉलिड एंगल 3D की कहानी होती है। कौन देखते हो, कौन? अरे एक जो घर के लोग कौन देखते हैं, कौन ऐसी होती है ना इस तरीके की। तुम एक चीज सोचो कि जो कोन की जो नोक है उस पे जो एंगल बनना होगा वो क्या इसके जैसा होगा, वो कुछ ऐसा होगा ना भाई, यूं करके कोन आई तो वो कुछ इस तरीके का होगा ना। इस तरीके के जो एंगल होते हैं वो होते हैं सॉलिड एंगल, ये होते हैं 3D। हो पा रहा है ना, ये एक प्लेन में थे, ये 3D है। क्लियर हुआ? अच्छा, सॉलिड एंगल का फॉर्मूला होता है एरिया, मतलब अगर उसको बना देते हैं, सॉलिड एंगल मतलब ये सॉलिड एंगल ऐसे तो होगा, ये जो एंगल है इस तरीके से जो होगा वो सॉलिड एंगल होगा। समझ में आ रहा है? कौन ऐसे करके निकली ये, और इसमें ये वाला एरिया अपॉन ये वाली रेडियस, और उसका स्क्वायर होता है सॉलिड एंगल। एरिया अपॉन एल स्क्वायर, ये भी वही चीज हो गई। एरिया का जो डायमेंशन होती है वो एल स्क्वायर होती है नहीं, और जो आर है वो एरिया की डायमेंशन एल स्क्वायर कैसे हो गई भाई? एरिया क्या होता है किसी चीज का, लेंथ इनटू विड्थ, और एल भी मतलब एल स्क्वायर। ठीक है, और आर भी लेंथ है, एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगी, ये भी क्या हो गई, डायमेंशन लेंथ। और ये दोनों को हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। इन्हें उनसे अलग रखा गया, जो बाकी थी उनसे अलग रखा क्यों गया, क्योंकि तुम जानते हो ना कि वो जो होंगी उनके पास तो भाई यूनिट भी होगी, डायमेंशन भी होगी, ये थोड़ी सी अलग नहीं है, इनके पास यूनिट तो है पर डायमेंशन नहीं है, इसलिए अलग है, इसलिए इन्हें सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। अब देखो, अब हम क्वेश्चन करें, 3 पॉइंट हमने बताए। पहला क्वेश्चन है कि क्या सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज के पास यूनिट होगी, तो तुम कहोगे कि जनरली ऐसा होता है कि फिजिकल क्वांटिटी के पास यूनिट होती है, पर कुछ ऐसी भी फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनके पास यूनिट नहीं है। दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी के पास यूनिट ना हो तो क्या उसके पास डायमेंशन हो सकती है? 100% ऐसा कोई केस नहीं है कि कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी हो जिसके पास वो यूनिट हो लेकिन डायमेंशन ना हो, लेकिन उसका उल्टा पॉसिबल है। उल्टा मतलब कि डायमेंशन हो और डायमेंशन ना हो लेकिन यूनिट हो सकती है। देखो एंगल और सॉलिड एंगल, डायमेंशन लेस है मतलब डायमेंशन नहीं है और यूनिट है, रेडियन स्टेरेडियन। तीनों केस क्लियर हो गए, तीनों नोट्स मिलेंगे। अब देखो फोकस किस पे करना होता है, इन्हीं चीजों पे। एग्जाम में फोकस करो, यही चीजें करके जाओ। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी मतलब केस, जो एक आता है ना एक्सेप्शन, ये एक्सेप्शन है ना, इन पे खेलेगा। उस पे खेल सकता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस तरीके की वो है, तो एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास यूनिट है, यूनिट नहीं थी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के पास। और अगर उसके पास यूनिट नहीं है तो 100% ये चीज राइट है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमेंशन लेस है। यूनिट नहीं है तो डायमेंशन 100% नहीं है, लेकिन अगर डायमेंशन नहीं है तो यूनिट हो भी सकती है। क्लियर हो गया? यूनिट हो भी सकती है, ये वाले केस, और नहीं वाले तो और भी केस। समझ में आ गया? जो जनरल वाले, तो ये हो गया, ये 3 पॉइंट क्लियर हो गए थे। अच्छा, कितना टाइम हो गया? 5 बजे, यानी अभी टाइम है अपने पास। अब बताओ पहले टॉपिक, ये जरूर, ये 3 टॉपिक है ना बहुत कंफ्यूज कर देते हैं, इन्हें जरूर फिर फोकस करना है इन पे। 3 टॉपिक कौन कौन से? कि सबसे पहला कि जनरली फिजिकल क्वांटिटी के पास यूनिट्स होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी हैं जिनके पास यूनिट नहीं है। कौन कौन सी? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव डेंसिटी, पॉइजन रेशियो, स्ट्रेन। उसके बाद ध्यान रखना है कि भाई अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी के पास यूनिट नहीं है तो उसके पास डायमेंशन,
और ऐसा हो सकता है कि वो डायमेंशन ना हो पर उसके पास यूनिट, ठीक है। और केस सॉलिड एंगल, एंगल के पास यूनिट नहीं है, वो डायमेंशन नहीं है पर रेडियन है, यूनिट है। और सॉलिड एंगल के पास स्टेरेडियन है, एसआर उसका जो शॉर्ट फॉर्म, ठीक है, यूनिट है पर डायमेंशन नहीं है। क्लियर हो गया? आगे